हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के फिजिक्स का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम्स के चलते आप लोग की वीडियो रेगुलर नहीं आ रही थी, बट अभी रोज़ आपको रेगुलर अपडेट दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर किसी ने पार्ट 1 मिस किया है तो जाइए आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 देखिए। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम सब ने प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की संरचना जानी थी। संरचना जानने के बाद हमें क्या पता चला कि जितने भी पदार्थ होते हैं प्रकृति में वो दो प्रकार के आवेशों से मिलकर के बने होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश पाया जाता है प्रोटॉनों में और ऋणावेश पाया जाता है इलेक्ट्रॉनों में। अब फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से एकदम ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार दो द्रव्यमानों के बीच एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। आप लोग छोटी क्लासेस में इसके बारे में पढ़े होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल को किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। तो जिस प्रकार दो द्रव्यमानों के बीच एक बल कार्य करता है, सेम उसी प्रकार दो आवेशों के बीच भी एक बल कार्य करता है। अब जो द्रव्यमानों के बीच बल कार्य करता है उसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और जो दो आवेशों के बीच बल कार्य करता है उसे हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में सबसे बड़ा डिफरेंट यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण होता है, बट फ्रेंड्स जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। डिपेंड करता है आवेशों की प्रकृति पे। तो समझते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। जब दो समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो उन आवेशों के बीच कार्य करता है प्रतिकर्षण वैद्युत बल। जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उनके बीच कार्य करता है वैद्युत आकर्षण बल। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे दो धनावेश ले लिया गया, दोनों की प्रकृति क्या है? धनावेश है। तो दोनों की प्रकृति सेम होने पे उन दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? वैद्युत प्रतिकर्षण बल। दो ऋणावेश हम लोग ले लेंगे, उन दोनों की प्रकृति भी सेम है तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? वैद्युत प्रतिकर्षण बल। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश ले लेते हैं तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? वैद्युत आकर्षण बल। क्यों? क्योंकि अब की बार दोनों की प्रकृति अलग अलग है। अब की बार पहला ऋणावेश और दूसरा धनावेश लेते हैं तो दोनों की प्रकृति अलग अलग है, तो उन दोनों के बीच भी कौन सा बल कार्य करेगा? वैद्युत आकर्षण बल। तो फ्रेंड्स, अब तक हम सब समझ चुके हैं कि दो आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। आवेशों की प्रकृति समान होने पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है और आवेशों की प्रकृति विपरीत होने पर वैद्युत आकर्षण बल होता है। अब जिस प्रकार आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो उसका नियम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। सेम उसी प्रकार दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का नियम किसने दिया था? कूलाम ने दिया था। फ्रेंड्स, कूलाम फ्रांस के वैज्ञानिक थे, तो कूलाम ने ही दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के संबंध में नियम दिया था। चलिए उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, जितनी चीजें मैं आप सबको बता रहा हूं आप लोग इसको कॉपी में लिखते चलिएगा, और अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को रोक करके ध्यान से सुन करके तभी आप लोग लिखिएगा। तो अभी आप लोग हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा, सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल के संबंध में नियम दिए, जिन्हें कूलाम का नियम कहा जाता है। फ्रेंड्स, कूलाम ने दो नियम दिया था। चलिए उन दोनों नियमों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो आवेश हमको लेने पड़ेंगे, उन्हीं दोनों आवेशों के बीच बल कार्य करेगा, वैद्युत बल। तो हम लोग पहला आवेश ले लेते हैं Q1 और दूसरा आवेश हम लोग क्या मान लेते हैं? Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग ले लेते हैं स्मॉल r। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझिएगा, जिस प्रकार दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बल का मात्रक न्यूटन होता है, सेम उसी प्रकार आवेशों का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम ने अपने नाम पर ही आवेश का मात्रक दिया था। तो चलिए आप लोग पहली हेडिंग डालेंगे, पहला नियम। बल को हम लोग F से दिखाते हैं, सबको पता है बल का मात्रक न्यूटन होता है। आप लोग पहला नियम डालेंगे
लिखेंगे पहला नियम। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आप लोग वीडियो को रोक करके ध्यान से सुन करके फिर लिखिएगा। देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। अब दो आवेश हमारे पास Q1 और Q2 है। अब जो लिखा गया उसी के अनुसार सेम हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो पहला नियम क्या था कूलॉम का? दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल, आप लोग जो लिखे हैं उसी के नीचे इसको लिखिएगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल हम लोग F से दिखाते हैं। दोनों आवेशों की मात्राओं, कितनी मात्रा है Q1 और Q2 के गुणनफल, दोनों का गुणनफल हो जाएगा Q1 गुणे Q2 के क्या होता है अनुक्रमानुपाती। ये होता है अनुक्रमानुपाती का निशान, या हम लोग कह सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई? इसी प्रकार आप लोग दूसरा नियम लिखिएगा, नंबर 2 डाल करके लिखिएगा दूसरा नियम। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिएगा, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r, ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉल r के वर्ग, ब्रैकेट में r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आई? समझते हैं। अब जो थ्योरी लिखी गई उसी के अनुसार हम लोग समीकरण बनाते चलेंगे। क्या बनेगा हमारा समीकरण? दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, या कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आप लोग जो थ्योरी लिखे उसी के सिर नीचे लिखिएगा। मतलब F दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R के वर्ग, क्या हो जाएगा R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अनुक्रमानुपाती कहता तो हम लोग सिंपल चिन्ह लगा देते। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती होने पर क्या होगा, ये R जो है हमारा उल्टा हो जाएगा, बाकी चिन्ह सिंपल वही वाला अनुक्रमानुपाती वाला लगेगा। बस जब व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो हम लोग उल्टा कर देंगे उसका, अनुक्रमानुपाती कहने पे सेम सेम रहेगा। समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं इसको? 2। फ्रेंड्स, 2 समीकरण हमारे पास है, इन दोनों समीकरणों की हम लोग तुलना करेंगे। चलिए करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण ये वाला एक, व समीकरण 2 की तुलना करने पर। ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग तुलना करेंगे। अगर देखा जाए समीकरण नंबर 1 में तो बल अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 के। अगर देखा जाए समीकरण नंबर 2 में तो बल अनुक्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर से, r स्क्वायर के। ध्यान दीजिएगा, यही बल Q1 Q2 के भी अनुक्रमानुपाती है और यही बल 1/r स्क्वायर के भी अनुक्रमानुपाती है। अर्थात बल इन दोनों के अनुक्रमानुपाती होगा कि नहीं? बल Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती है और यही बल 1/r स्क्वायर के भी अनुक्रमानुपाती है। अर्थात टोटल बल अनुक्रमानुपाती, यहाँ पे अलग अलग लिखा था, दोनों को हम लोग एक में करेंगे। बल कितनी चीजों के अनुक्रमानुपाती है? बल एक तो Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती है, और भी किसी चीज के अनुक्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के भी अनुक्रमानुपाती है। इसको भी ऐड कर लेते हैं 1/r स्क्वायर। तुलना करने पर किया क्या गया है, दोनों अलग अलग थे, दोनों को एक में कर दिया गया है। बल जिनके जिनके अनुक्रमानुपाती था दोनों अलग अलग लिखे गए थे, दोनों को एक में कर दिया गया। अर्थात बल अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और 1/r स्क्वायर के। इसका हम लोग बटा 1 मान लेते हैं, आमने सामने गुणा करवाएंगे। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 का 1 से गुणा, Q1 Q2 सब लोग जानते हैं, किसी भी चीज का 1 से गुणा कराने का कोई मतलब होता नहीं है, सेम वही बचता है। r स्क्वायर का 1 से गुणा तो r स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े, जो लोग नहीं जानते वो लोग ध्यान से देखिएगा। किसी भी समीकरण में जब भी हम लोग अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर हम लोग F, अभी हम लोग अगर अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो बराबर तो लगेगा ही,
और इस बराबर के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू क्या ऐड हो जाएगी के। हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी अनुक्रमांक पाते का निशान हटेगा तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाएगी। बराबर के साथ कांस्टेंट वैल्यू क्या ऐड हो गई के। और ये कितना बचेगा हमारा Q1 इंटू Q2 अपान कितना R स्क्वायर। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 4 बनाने के बाद आप लोग इसके नीचे लिखिएगा प्रयोगों के द्वारा वैद्युत बल के लिए नियतांक के का मान निम्नलिखित होता है। वहां पे लिखिएगा के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इससे आप लोग डरिएगा मत, अभी नया है, डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे बाद। तो कांस्टेंट वैल्यू के का मान क्या होता है प्रयोगों द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कांस्टेंट मतलब नियतांक, जिसका कोई नियत मान होता हो। अब इस पूरे का भी मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। बात समझ में आई? 9 गुणे 10 की पावर 9। चलिए हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल हमारा क्या बनेगा F बराबर इस के स्थान पे हम लोग कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा प्रयोगों द्वारा कांस्टेंट के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिद्ध किया गया है, जिसका पूरा मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि कांस्टेंट की हिंदी क्या होती है नियतांक, मतलब कोई एक निश्चित अंक। बात समझ में आई? रखते हैं F बराबर, अब इसके का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, तो इसके के स्थान पे हम लोग कितना ऐड कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बाकी पूरा ऐसे ही रहने देते हैं Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये होगा हमारा मेन समीकरण। बात समझ में आई? एक और समीकरण हमारा छोटा सा बनेगा, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। F बराबर इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का पूरा मान कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। तो इतने पूरे के स्थान पे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बल है तो बल का मात्रक हमेशा की तरह क्या होता है न्यूटन। एक और चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की टोटल वैल्यू हमें कितनी पता है 9 गुणे 10 की पावर 9। एक और हमारा समीकरण बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इतने पूरे के स्थान पे हम लोग कितना ऐड कर सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9, इसका पूरे का मान इनटू बचेगा हमारा कितना Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। मात्रक सेम होगा न्यूटन। अब आप लोग एप्सिलॉन 0 से बिल्कुल मत डरिएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। अभी तक आपको जितना बताया गया इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और अगर किसी को डाउट होगा तो वो पूछ सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, जय।